देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। काफी दिनों से इस बात की चर्चाएं जोरों पर थी कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में वर्चुअल रैली होगी और उस रैली में तमाम दिग्गज जो है वो सीधे संवाद करेंगे, वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और जो बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है अब तक का, या चाहे केंद्र सरकार का रहा हो या इसके साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश की तरफ से जो भी कामकाज किए मनोहर सरकार ने, चाहे वो पहले कार्यकाल की बात करें या दूसरे कार्यकाल की बात करें, इस दौरान जितने भी कामकाज इन दोनों की तरफ से किए गए उनको जनता तक पहुंचाना इस रैली का मुख्य मकसद रहा। और आज की इस वर्चुअल रैली में चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने अपनी तरफ से संबोधित किया, वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ साथ जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो भी वर्चुअल रैली में पहुंचे, उन्होंने भी संवाद स्थापित किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी संवाद स्थापित किया और इसके साथ साथ बीजेपी के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन भी वर्चुअल रैली में संबोधित करते हुए दिखाई दिए। ज्यादा फोकस जो रहा पहला ये कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि हम प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को निर्धारित करने की तरफ अग्रसर हैं और उसमें जो जो कामकाज हमने किए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं लगातार और उस लक्ष्य को पूरा हम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए उन कामों को लेकर लगातार बीजेपी जो कहती रही है कि हमने जो भी कामकाज किए हैं ऐसा कार्यकाल किसी का बेहतर नहीं रहा जितना कि मोदी का कार्यकाल रहा। वो चाहे जम्मू कश्मीर का पक्ष रहा हो, जम्मू कश्मीर का मुद्दा रहा हो, तमाम ऐसी चीजें रही जो इस वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी ने गिनाने की कोशिश की और इसके साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल या उत्साह का संचार करने का प्रयास किया। हमारे साथ आज इस खास चर्चा में हम कुछ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका परिचय मैं करवाऊंगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जी जुड़ गई हैं। सीमा गिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा गिल जी, आपने पूरे इस वर्चुअल रैली को देखा, आपने चर्चा भी की, थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रही थी, लेकिन अब हम साथ में जोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता रहेंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा कि उनकी नजर में वर्चुअल रैली कैसे रही। ओवरऑल निष्कर्ष निकालें, जितने तमाम दिग्गज वर्चुअल रैली में पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक प्रकार से ये जनता तक अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामकाज को पहुंचाने का माध्यम रहा, अपनी उपलब्धियां गिनाने का ये मकसद था। कोरोना संकट को लेकर भी बातचीत हुई। निष्कर्ष के तौर पर देखें, मोटा मोटा आपको क्या लगा? शमशेर, देखिए, नया प्रयोग भारतीय राजनीति में हो रहा है और इसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। तो अभी परिणाम तो क्योंकि आने बाकी हैं, क्योंकि अभी हमने एक तरफ सुना है। आप जब रैली कवर करते हैं तो आप देखेंगे कि रैली में क्या होता है कि जनता, नेता बोलता है और जनता की तरफ से रिएक्शंस आता है तो हम इमीडिएटली आकलन लगा लेते हैं कि हाँ, परिणाम ये रहे इस रैली के। लेकिन यहाँ से हमने सिर्फ अभी एक पक्ष को सुना है। दूसरी तरफ से जो हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए रैली के बाद, जनता का क्या रिएक्शन है वो अभी आने बाकी है। तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तमाम तरह के जो फील्ड में रिपोर्टर्स हैं, हम उन सबसे ये फीडबैक ले शाम तक कि किस तरह के रहे, हम उस पर पूरा नजर रखेंगे। लेकिन हाँ, अभी मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो मुझे जो समझ में आया है वो यही आ रहा है कि ये वर्चुअल रैली शब्द अब हमारी राजनीति में ऐड हो गया है और इसकी शुरुआत आज बीजेपी ने इस दौर में कर दी है कोरोना के। और ये टाइम भी बहुत सही था, इसकी प्लानिंग बहुत टाइम से हो रही थी वर्चुअल रैली के कॉन्सेप्ट पर, लेकिन इसकी शुरुआत कोरोना, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, सोशल डिस्टेंसिंग का इशू था, तो विपक्ष हालांकि इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कोरोना के टाइम पे रैली का टाइम नहीं है, अभी आप कोरोना पे फोकस करते, जनता पर फोकस करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आपने भी देखा होगा, हम लोग नोटिस कर रहे थे कि बीजेपी के लिए भी ये बड़ा मुद्दा था, उनका भी ये कंसर्न रहा और उन्होंने कोशिश ये की पूरी रैली में कि वो अपने सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो ज्यादातर कोरोना के आसपास ही रखें कि कोरोना के लिए उन्होंने क्या क्या किया, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से सरकार दे रही है, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे उनके लिए बड़े रहे, क्योंकि रोजगारी और स्वास्थ्य सेवाएं दो अहम मुद्दे थे। जैसे नरेंद्र तोमर जी आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने की बात की, उन्होंने मिनिमम समर्थन मूल्य को और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं उस पर बात की। तो उनके जितने भी तमाम तरह के मुद्दे जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना से रिलेटेड ही रहे हैं। इस तरह के जो अभी जो माहौल है पूरे देश में कि आपको दो तरह से चैलेंज है कि एक तो आपके पास रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, लोगों को किस तरीके से वापस रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, दूसरा कि आपको कोरोना के जो संक्रमण है उससे आपको बचाया जाए कि लोग कम से कम चपेट में आए इस बीमारी के।
तो दोनों ही बड़े मुद्दे हैं। और पूरे आप देखेंगे कि पूरी रैली में चाहे वो अनिल जैन जी हों, चाहे नरेंद्र तोमर जी हों, या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हों, उन सब ने इस बात पे बहुत फोकस किया है कि वो किसी भी तरीके से जनता को ये बताने की कोशिश करें कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हमारा सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि किसी भी तरीके से देश की और हरियाणा की जनता को हम इस बीमारी से बाहर निकाल सके, उन पे किसी तरीके का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि एक अच्छी शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई है। अच्छी इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि डिजिटल इंडिया का कैंपेन उनका बहुत बड़ा था। उसके बाद वर्चुअल कोरोना के संक्रमण के बाद इस तरीके से सामाजिक माहौल एक देश में डेवलप हुआ है, लोग घरों में बैठ गए हैं, और निकलना मतलब उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और हम सबकी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम डिस्टेंस पे रहते हुए किस तरीके से अपनी तमाम रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करें। तो पार्टियों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें क्या है कि उनको जनता के साथ कनेक्ट करना है। अभी इलेक्शन है तो रैली करना है, तो उनके लिए उन्होंने एक स्मार्ट तरीका निकाला है वर्चुअल रैली। तो बिल्कुल ये बड़ी महत्वपूर्ण रही, और एक कहीं कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं स्थापित हो पा रहा था एक साथ, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश की है वहां तक पहुंचने की। सीमा जी आपके पास भी आएंगे। इस बीच हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए लाइव जुड़े हैं। बालमुकुंद जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी धन्यवाद। और प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। अत्रे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शमशेर। अत्रे साहब, आपसे ही जान लेते हैं, आज की वर्चुअल रैली को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह से लगातार तमाम दिग्गजों ने संवाद अपनी तरफ से स्थापित किया, संपर्क साधने की कोशिश की, और जनता से जुड़ने का एक प्रयास रहा, कार्यकर्ताओं से भी जुड़ने की कोशिश की गई, तो इस वर्चुअल रैली के मायने क्या है बीजेपी की नजर में? देखिए, वर्चुअल रैली जिसका नाम जन संवाद, जनता के साथ एक संवाद, देश के अंदर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार का दूसरा कार्यकाल, उसका 1 वर्ष पूरा हुआ। उस 1 वर्ष में सरकार की जो जो उपलब्धियां, जनता के सामने उन उपलब्धियों को रखना, आने वाली भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी, ये सब जो है जन संवाद रैली के जरिए किया गया। आप जानते हैं इस वक्त देश के अंदर कोरोना महामारी और पूरे विश्व के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उसके ऊपर जनता में एक अवेयरनेस, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, इसका एक नारा दिया, उसके लिए कार्यकर्ताओं के अंदर अवेयरनेस, कार्यकर्ताओं की डेडिकेशन, कार्यकर्ताओं का समर्पण, जिससे देश आत्मनिर्भर बने और हमारे स्थानीय उत्पाद, उनकी खरीद में बढ़ोतरी हो, इंडस्ट्रीज में, उद्योगों के अंदर गतिशीलता तेजी से बढ़े, ये सब विषय रहे इस जनसंवाद रैली। जी बालमुकुंद जी, कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस चीज को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती रही है कि वर्चुअल रैली जो की जा रही है, आप लोगों की तरफ से भी कई बार बातें सामने आई कि कोरोना काल में इस तरह के आयोजन करने का मकसद क्या है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि हमारा सीधा सीधा मकसद कोरोना काल में जो दिक्कतें जनता के सामने आ रही हैं उनको कैसे हम दूर कर रहे हैं, और दूसरा लोगों से कैसे संवाद स्थापित किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर संवाद स्थापित करना आज के दौर में संभव नहीं है। जैसे सीनियर लोग बैठ करके यूं ही झूठ बोल देंगे तो फिर इनको वर्चुअल रैली करने की भी जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को ही छोड़ दो मैदान में। लोकल फॉर वोकल, ये फलाना ढिमकाना, क्या लोकल फॉर वोकल? अब 6 साल तक तो आप पूरे हिंदुस्तान से निकल के, ज्यादातर लोग ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री रहते ही बाहर है, और ये विषय रहा कि भारत के प्रधानमंत्री आज भारत आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भ्रमण करते रहे, एक पैसा वो लेके नहीं आए। 6 साल के बाद उनको याद आता लोकल फॉर वोकल। ये शब्द ही 6 साल तक कहाँ गया, ये बताएं। और जो लोग हमारे 60 साल के इतने किए किराए पे इन्होंने पानी फेर दिया, 60 साल जो हमने खड़ा किया ढांचा, इन पर 60 दिन ये देश नहीं संभल पाया। इस देश का जो गृह मंत्री ये कहता था कि हम तो जान दे देंगे किसी विषय पर, अरे 60 दिन तक उसके दर्शन नहीं हुए, और 60 दिन के बाद टीवी चैनलों पर बैठ करके बेशर्मी से पता नहीं क्या कहने लगे देश का गृह मंत्री। और ये लोग आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये लोग इस तरह की वाहियात बात कर रहे हैं। आज मुझे समझ नहीं आता, अरे भूखे लोग हैं, उनको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, व्यवस्था चाहिए, क्या है? आप लोग, जब आपके पास मास्क उत्पादन ही नहीं है और मास्क के नाम पर आप चालान काट रहे हैं। जब आप मेरी शमशेर जी एक बात सुनिए,
हमारे देश में चुनिंदा व्यवस्था है, एमसी चुने हुए हैं, सरपंच चुने हुए हैं, पंचायत मेंबर चुने हुए हैं। आप बीजेपी के ये वर्चुअल रैली की डींगे आंकने वाले लोग ये बता दे, क्या इन्होंने किसी गांव के सरपंच को कोई 10 मास्क वितरित किए, किसी एमसी को कोई मास्क वितरित किए, और चल पड़े मास्क का चालान काटने? जब हमें 60 दिन क्यों लॉकडाउन में डाला गया कि हमने जो उत्पादन किया है, सैनिटाइज नहीं था हमारे पास, मास्क नहीं था। अरे नहीं था, आप खुद ही मान रहे, तो अब तो दे दीजिए। अब चालान काट करके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मतलब ठीक है, अत्रे साहब जवाब, अत्रे जी का जवाब ले लेते हैं। मैं आपके पास भी आऊंगा सीमा जी, अत्रे जी जवाब देना चाहते हैं मुकुंद जी का। जी अत्रे जी। देखिए ऐसा है, एक तो मुझे इनकी शब्दावली पे एतराज है। मतलब मैं हैरान हूँ, शायद यही वजह है, इसी शब्दावली की वजह से कांग्रेस गर्त में चली गई। ये कहते हैं सैनिटाइजर का उत्पाद, मास्क का उत्पाद नहीं है। शायद भूल गए इस कोरोना महामारी में इस देश ने दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पाद का रिकॉर्ड बनाया। इनको चुप करवाइए जरा। मुकुंद जी आपके पास आऊंगा, शांति बनाए रखें, बहुत सहज चर्चा होनी चाहिए और जनता तक जो आप लोग कहना चाहते हैं, कांग्रेस कहना चाहती है या बीजेपी बताना चाहती है, सही तरीके से पहुंचना चाहिए। मुकुंद जी इनको एक बार चुप करवा दीजिए, इन्होंने बहुत बदतमीजी से बात कर ली। मुकुंद साहब सुन लीजिए, बोलिए। इस देश ने इसी कोरोना महामारी के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा पीपीई किट के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। इस देश के उद्यमियों ने, इस देश की जनता ने दुनिया में सबसे ज्यादा मास्क के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। ये वो देश है। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं हमने जो 60 साल में किया था खो दिया। अरे 60 साल के अंदर आपने मात्र 37% देश के गांव में सैनिटेशन पहुंचा पाए, मात्र 37%। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% किया। 60 साल में आप इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सके पूरे देश का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने पहले कार्यकाल के 1 साल के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया इस कंट्री के अंदर। शौचालय बनाने की बात, 60 साल में आप जनता को शौचालय नहीं दे सके। कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो मास्क बनाए, जो सैनिटाइजर बनाया, उसका आप वार्ड तक पहुंचा देते, सरपंचों तक पहुंचा देते, चालान कट रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो मास्क को मैंडेटरी किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू कोविड की वजह से कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, और अगर इन नियमों की कोई अवहेलना करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, इनको शायद यही नहीं पता कि हरियाणा प्रदेश अकेले के अंदर 22 लाख मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 1,60,00,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए देश में। आरएसएस ने 3.5 करोड़ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पूरे देश के अंदर। जानकारी इनको है नहीं है, पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, फैक्ट्स को चेक नहीं करते, केवल गलत भाषा का प्रयोग करके साबित करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। मास्क बांट दिए हैं, मास्क जब पहुंचा दिए हैं आम लोगों तक, अत्रे साहब जब मास्क पहुंचा दिए हैं तो फिर चालान काटने की जरूरत क्या पड़ी? लोगों के पास मास्क नहीं है। लापरवाही करता है शमशेर, अगर कोई व्यक्ति लापरवाही करता है और वो पब्लिक प्लेस में जाके मास्क का प्रयोग नहीं करता, उसके लिए नियम है। आप भी जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कानून व्यवस्था को ढीला समझते हैं या कानून व्यवस्था की पालना में ज्यादा आस्था नहीं रखते। उनको अपनी जिंदगी से बहुत हित नहीं होता, दूसरे की जिंदगी से हित नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए सख्ताई करना मजबूरी बन जाती है प्रशासन की। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, इस देखिए मोदी 2 कार्यकाल के अंदर धारा 370 जिसको हटाया गया, ये कांग्रेसी से लगातार 60 साल से देश का बेवकूफ बना रखा था कि आप हटा ही नहीं सकते। वो राहुल गांधी थे जब धारा 370 हटी थी, जिन्होंने उस वक्त देश के खिलाफ बयान दिए, जिन बयानों का प्रयोग इमरान खान ने यूएनओ में किया। मैं अत्रे साहब आपके पास भी आऊंगा, मुकुंद साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सीमा गिल जी इस वक्त सुन रही है, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है सीमा गिल जी। ठीक है मुकुंद साहब आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करें। सीमा गिल जी, आपने अत्रे साहब को भी सुना, बाल मुकुंद जी जो बात करें वो भी सुनी। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हमने जो कामकाज किया, जो सैनिटाइज का हमने उत्पाद किया, मास्क तैयार किए, वो जनता तक पहुंचे, और इस रैली के जरिए कोरोना से लड़ने की जो रणनीतियां बताई गई। कांग्रेस ये कहती है कि पिछले 6 साल के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा करते रहे, इन 60 दिनों में बैकफुट पर क्यों चले गए? बिल्कुल शमशेर, लेकिन मैं सबसे पहले क्योंकि हमारे दोनों पैनलिस्ट वरिष्ठ हैं और काफी अच्छे बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग शब्दों के मर्यादा को ध्यान में रखिए। बाल मुकुंद जी, आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम आपका बहुत आदर करते हैं, तो प्लीज आप सहज भाग से जो भी बोलेंगे हम आपकी बात को पूरे तरीके से रखेंगे भी और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। एंड प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो अपनी तरफ से जवाब भी देंगे उस पर।
कुछ बातें आपकी बहुत जायज हैं कि सरकार को आज कोरोना के वक्त पे इस तरह के काम करने चाहिए कि जो जो लोग हैं, आम आदमी है हरियाणा के, उनको बेनिफिट किसी तरीके से पहुंचे रेदर देन रैली। आपका मुद्दा भी रहा है और हम भी इस पर चिंतित हैं, लेकिन साथ में हमारे लिए ये एक नया प्रयोग जो राजनीति में हो रहा है उस पर चिंतन करना इस पर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश की, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि भविष्य में अब ये आपको ये मैसेज दिख रहा है और हम सबको ये दिख रहा है कि भविष्य में वर्चुअल रैली वर्ड हमारे राजनीति में आ गया है। इसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है, और क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसी रणनीति है जिस पर वो काम कर सके? क्योंकि आप कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है। आप इसको, हो सकता है कि आप इसको सकारात्मक रूप से यूज करें, आप जनता के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि जब आप राजनीति में होते हैं और एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास सिर्फ राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं होती, आपके साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। तो आप एज ए कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इसको कैसे देखते हैं और पार्टी इसको कैसे देख रही है? क्या भविष्य में कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, वर्चुअल रैली वर्ड अब भारतीय राजनीति में आ चुका है? मैं अभी जवाब दूं इनका? जी बिल्कुल। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सुनिए मेरी बात। आपने जो भी बोला, शब्दों की मर्यादा हमें बहुत अच्छी तरह से, मैं समझता हूँ, जानकारी है। मुझे ना तो कोई इस तरीके की वो है कि हम किसी के साथ शब्दों का फिर ऐसे करें कि किसी की भावना आए तो, लेकिन हमें गुस्सा है। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ और मैं जोर शोर से क्यों कहना चाहता हूँ, जब तक इन लोगों का सामना नहीं किया जाएगा डट करके, ये लोगों की इसी तरीके से दुस्साहस बढ़ता जाएगा। अब आज क्या आन पड़ी थी ऐसे कोरोना काल में, जब लोग मर रहे हैं, केस 12,000 हर रोज पूरे देश में केस बढ़ रहे हैं, कोरोना की बहुत ही भयावह स्थिति है। ऐसे में ये वर्चुअल रैली कर करके क्या संदेश देना चाहते हैं? जमीन पर काम क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूँ जमीन पर काम नहीं हो रहे हैं। मेरी बहुत सी डिबेट होती है, मैं पिछले 6-7 साल से पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं इस तरीके के गुस्से के स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आज जब देखता हूँ और प्रवक्ता झूठ बोलते हैं पार्टी के, आके डिबेट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये लोग इन्होंने झूठ बोली है, 22 लाख मास्क की हरियाणा ने बांटे हैं, 1 करोड़ 60 लाख बीजेपी ने बांटे हैं केंद्र में, और 3.5 करोड़ RS ने बांटे। अगर इस तरह लोग झूठ बोलते हैं, खिलाफ FIR रोज होनी चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ प्रवासी मजदूरों का जो मैंने हाल देखा। आज जो लोगों का आज कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक सतर पर सैनिटरी नैपकिन बांटी है, मास्क बांटे हैं, वो दिखाई दे रही है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूँ 22 लाख की बात कर रहे हैं सीमा जी, ये 22,000 या 2200 या 22 मास्क नहीं बांटे आज बीजेपी गवर्नमेंट में, और कलेक्शन करके देख ले कितने लोगों का चालान किया इन लोगों ने। ठीक है, जवाब ले लो मुकुल साहब, जवाब मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, मेरी बात पूरी। सीमा जी, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, और शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई है, पहले मौका बीजेपी के प्रवक्ता को मिला था और उन्होंने भिड़ते ही झूठ बोला, तो दुख होता है। और वो क्यों दुख होता है? उन गरीब लोगों के लिए, उन माओं के लिए जो अपने बच्चों को 200-200 ग्राम दूध के लिए भिखारियों की तरह खड़ी हैं। व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। आज 60 दिन में, मैंने 60 साल बनाम 60 दिन क्यों कहा, इस 60 दिन में देश की जो व्यवस्था है वो आप सब लोगों ने देखी है। जो लोग कहते थे $5 ट्रिलियन की हमारी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, वो 60 दिन में दारू बेचने पर उतारू हो गए कि शराब के ठेके खोलने पड़ेंगे, हमें शराब का रेट बढ़ाना पड़ेगा हमें। शमशेर जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, एक सुन लें मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। और एक इतना लंबा सर बात आप करेंगे तो फिर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आपको मना नहीं किया हमने बात पूरी रखने के लिए, आप बात को पूरी कर रहे हैं, लेकिन समय का ध्यान भी रखें। आप मर्यादा का ख्याल रख रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन समय का ध्यान भी रखें। वर्चुअल रैली की आती है, इनके एक अलायंस पार्टनर है JJP। एक शराब कांड में उनका नाम आने के बाद उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में आना ही छोड़ गए, और उसके बाद ये अपने आप सीट सरकवाते हैं। SIT बनाइए, उसकी जांच कराइए। 60 दिन के लॉकडाउन में शराब बेची सरकार ने, उसका जवाब देंगे प्रवक्ता। ये होती है बातें। अत्रे साहब है ना पार्टी में, ठीक है, जवाब दीजिए। एक बात का जवाब देता हूँ शमशेर, एक बात का जवाब देता हूँ। पहली चीज तो ये है, जो ये कांग्रेस प्रवक्ता चिल्ला के कह रहे हैं कि छूटते ही झूठ बोला। मैंने शुरुआत में जनसंवाद रैली के अंदर किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई उसका जिक्र किया, दोबारा करता हूँ। धारा 370 हटाई मोदी जी ने, उसका जिक्र हमने किया। जिस तरह से 3 तलाक खत्म किया हमने, उसका जिक्र किया। जिस तरह से राम मंदिर का जो निर्णय, सुन तो ले, बीच में बोलेंगे तो बात पूरी कैसे होगी? आप भी संयम रखें, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। 300 साल में कितने युद्ध हुए जिस मुद्दे पे, उसको चुटकी बजाते ही खत्म किया। हमने इस पे चर्चा की थी। अब बताओ इनकी बात पे। ये कहते हैं साहब दूध के लिए तरस रहे हैं। अरे साहब, गरीबी हटाओ का नारा देके लगातार आप गरीब हटाते रहे, लेकिन मोदी जी ने 2014 से लेकर 2020 तक
कोरोना महामारी से पहले तक का डाटा बता रहा हूँ, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। रिकॉर्ड चेक कीजिए जाके। कांग्रेस तो लगातार गरीबों को उठाती रही है, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना तो बहुत दूर की बात है। लगातार जनता के साथ धोखा करते रहे, गरीबी हटाओ का नारा देके। ये वो लोग हैं और वर्चुअल रैली पे एतराज करते हैं। साहब वर्चुअल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार वर्चुअल करते रहे हैं, राहुल गांधी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, आपके नेता वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज धरातल से राजनीति इनकी खत्म हो चुकी है, जनता ने पहचानना छोड़ दिया है। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें करके देश के अहित की, देखिए ये उस पार्टी के नेता प्रवक्ता है जिस पार्टी के मालिक कह रहा हूं, शब्द दोबारा सुनिएगा, जिस पार्टी के मालिक विदेशी पत्रकारों से, विदेशी इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं और किसी चीज की देश के अहित की, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के मालिक राहुल गांधी, क्योंकि गांधी परिवार मालिक है उस पार्टी का, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और वो करते क्या है, लगातार देश के खिलाफ बयानबाजी, लगातार कोरोना के जनता की लड़ाई को कमजोर करने वाले बयान, ये इनकी सोच रही है। परेशानी ये है कि जिस तरह से माननीय मोदी जी के बारे में अक्सर मीडिया में चर्चा होती है कि मोदी जी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वो इनके लिए घबराहट की बात है। अरे उधर से निकाल ले भाई, वो इनके लिए घबराहट की बात है, इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे आप फैक्ट को देखिए, इस सरकार ने, माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, किसान मानधन योजना, मुख्यमंत्री जी परिवार समृद्धि योजना प्रदेश के अंदर इस तरह की योजना लेके आए हैं। भावांतर भरपाई योजना इस प्रदेश के अंदर लेके आए हैं कि किसानों को नुकसान ना हो। ये वो लोग हैं जिस वक्त गेहूं की खरीद का सीजन शुरू हुआ तो शमशेर आपको याद होगा, लगातार जाके मंडियों में किसानों को और आड़तियों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि साहब 1 महीने में खरीद नहीं हो सकती, खरीद तो लेट होगी, या मंडियों में परेशानी है। उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने व्यवस्था को सुचारू बना के विद इन पीरियड खरीद की गेहूं की, एक एक किसान के अकाउंट में उसका पैसा पहुंचाया। अब इन लोगों को दोबारा कुछ उस मुद्दे पे बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती इनकी। ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार किसान को लूटा, चाहे उनकी जमीनों पे लूटने की। ठीक है अत्रे साहब, मैं बाल मुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं और एक सवाल बाल मुकुंद जी से मेरा। बाल मुकुंद जी, ये तो आप भी समझते हैं कि जनता के साथ तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी, जैसे सीमा गिल जी कह रहे हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी है, उस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, वो आप लोग तय करेंगे वक्त कौन सा सही रहेगा। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रैली में कहा कि जब भी कोई अच्छा काम हम करने जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसमें सहयोग करने के बजाय अड़ंगा डालने का काम करती है। देखिए शमशेर जी, हमारी प्रदेशाध्यक्ष जिस दिन से लॉकडाउन में छूट मिली, प्रदेश में हर जिले में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। ये संवाद का विषय आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड पे है। दूसरी दिन से शैलजा जी निकली हुई हैं, हमारे दूसरे नेता। इसलिए मैंने पूछा आपसे, मुकुंद साहब पूरी बात कराऊंगा आपकी, पूरी बात सुनूंगा आपकी। आपने कहा हम कर रहे हैं संवाद, तो फिर बीजेपी के संवाद करने में दिक्कत क्या है? मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। लोगों से जब हम मिल रहे हैं तो ये लोग भी लोगों से मिले। वर्चुअल आज जब लॉकडाउन जब खोल दिया है तो लोगों पे जाकर के मिले, लोगों की समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां। अभी मिलना ठीक है क्या इस वक्त? क्या लोगों से मिलना जुलना ठीक है? सीधा मिलना आसान, बहुत ठीक है। ठीक, आप बताइए, सीधा मिलना ठीक है? 20-30-50 लोगों के पास लोग नहीं मानते, शासन के लोग हैं, उनको तो लोगों से मिलना ही पड़ेगा। लोगों से मिले बगैर दिखते, अब जैसे हम मिले हैं लोगों से, अभी हमारा दुख, वो ये हमारा दिल जो दुखी है वही बोल रहा है। मैं कोई एकदम से अपनी आवाज नहीं उठा रहा कि मेरे को ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा या मेरा कोई ये शौक है। मुझे तो जनता ने पहचाना। अत्रे साहब एक बार सुने, आप सुने, थोड़ा धैर्य आप भी रखें, सभी अपना अपना पेशेंस बना के रखें। एक मैं शमशेर जी आपको कहना चाहता हूँ, अब इन्होंने बहुत से काम लंबे चौड़े गिना दिए। काम वो होते हैं, हमारा शासन रहा 10 साल हरियाणा में, हमने पावर प्लांट लगाए खेतगढ़ में, जांडली कला में, खानपुर कला में, यमुनानगर में। हमने एम्स बनाया हरियाणा में, झज्जर में, बाड़सा में एम्स बनाया। हमने पीजीआई बनाई खानपुर कला में। हमने अनेक मेडिकल कॉलेज बनाए। हमने 19 यूनिवर्सिटी बनाई, अलग अलग। जींद में हमने यूनिवर्सिटी बनाई, कैथल में हमने यूनिवर्सिटी बनाई, कुरुक्षेत्र में हमने यूनिवर्सिटी, हमने बहुत डेवलपमेंट, नेशनल हाईवे बनाए। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक कोई बिजली का संयंत्र नहीं लगाया, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। उसके बाद ये कागजों की हेराफेरी करते हैं। भावांतर भरपाई योजना की बात करते हैं, आज यमुनानगर में 1 रुपए किलो टमाटर लोगों का खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ पूरी स्थिति से बुरी गत हुई है। ठीक है अत्रे साहब, आप जवाब देंगे, उससे पहले सीमा गिल जी के पास में जाऊंगा, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सीमा जी से पूछूंगा। सीमा गिल जी, एक तरफ तो बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, उसके टाइमिंग को लेकर सवाल कांग्रेस खड़ा करती है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है वर्चुअल रैली की जरूरत क्या, लोगों से सीधा संवाद करें। क्या ऐसे दौर में लोगों से सीधा संवाद कर पाना आज के दौर में सही है क्या? ये स्थितियां आपको लगती है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे आपने कहा कि नया कॉन्सेप्ट आ गया है, आने वाले दिनों में राजनीति में सब देखने को मिलेगा?
शमशेर, देखिए दोनों ही तरीके, क्योंकि हिंदुस्तान की जो व्यवस्थाएं हैं उस वो और जो जीवन जीने का तरीका है वो बाकी दूसरे जो देश हैं दुनिया में उनसे थोड़ा अलग है। हमारे जो सामाजिक वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, हम लोगों के साथ सोशल तौर पर कनेक्ट करते हैं। तो जैसे शर्मा जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि लोगों से आप व्यक्तिगत तौर पे जुड़ते हैं तो वो ज्यादा अपनापन का भाव होता है, और वो हमारी परंपरा का, राजनीति का वही तरीका था कि हम लोगों से उसी तरीके से जुड़ते थे। लेकिन क्योंकि अब हम समय के साथ बदल रहे हैं, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी हमारे साथ जुड़ रही है और समाज में भी उसका असर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज में लोग नहीं ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में अगर कोई पार्टी इसको इस्तेमाल कर रही है तो वो कोई नया नहीं है। इससे पहले ऑलरेडी हम सोशल मीडिया पर बहुत दूसरे तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये एक नया प्रयोग है, इसको करना चाहिए। लेकिन मेरा प्रवीण जी से एक सवाल इसी को लेके है, क्योंकि जब आप रैली की बात करते हैं और पार्टी की रैली की बात करते हैं, क्योंकि पार्टी का वर्चस्व इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में तब पूरा होता है जब देश की जनता आपके साथ पार्टिसिपेट करती है। तो जब वर्चुअल रैली आप कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप इस पे सोच रहे हैं कि जब आप एक तरफ से आप कम्युनिकेट करते हैं पार्टी की तरफ से वर्चुअल रैली में, तो दूसरी तरफ से जो जनता की तरफ से रिएक्शन होना चाहिए वो तो कहीं से अभी नहीं आ रहा। वर्चुअल रैली तब आपकी कंप्लीट मानी जाएगी जब वोटर के पास भी कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म हो कि वो अपना रिएक्शन दे सके, क्योंकि डेमोक्रेसी में टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, एक नेताओं और दूसरा जनता और नेता के बीच में जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता तब तक ये सर्कल कंप्लीट नहीं होता। वर्चुअल रैली से आप संवाद कर लेते हैं जनता के बीच में, लेकिन जनता कैसे रिएक्शन आपको दे, ये कोई आपने इसका कोई तरीका सोचा है या पार्टी इस पर कोई मंथन कर रही है अभी? शमशेर, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। पहले तो सीमा जी की बात का जवाब देता हूँ। सीमा जी बेहतर जानती हैं, वर्चुअल रैली जो है वो टेलीकास्ट होती है थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टेलीग्राम चैनल, और इन सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे जो यूजर है वो अपने कमेंट्स भी लिख सकता है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। इसलिए टू वे कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं है, वन। और जिस तरह की परिस्थितियां आज पूरे विश्व के सामने हैं, मैन टू मैन कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, ये लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये कोविड किस तरह की समस्या है। अगर इसमें हम कम से कम 6 फीट की दूरी नहीं रखते तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इस वजह से आप मैन टू मैन कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि साहब हमने पावर प्लांट बनाए। आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं, यमुनानगर के अंदर पावर प्लांट लगा। हालांकि वो पावर प्लांट जो है ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के दौरान उसका एमओयू साइन हुआ था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है शमशेर, उस एमओयू की शर्तों में बदलाव कर दिया जाता है। बदलाव ये किया जाता है कि जिस कंपनी की मशीनरी लगनी थी उसकी जगह संघाई कॉरपोरेशन नाम की कंपनी की मशीन अलाउ कर दी जाती है, जो सब स्टैंडर्ड होती है, जो सस्ती होती है। उसके अंदर एक कंडीशन थी कि अगर लगाने वाली कंपनी तय समय में नहीं लगाती तो कंपनी को पेनल्टी देनी होगी सरकार को। उस कंडीशन को हटा दिया कांग्रेस सरकार ने। हरियाणा प्रदेश को 350 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आज भी यमुनानगर का पावर प्लांट चालू नहीं है क्योंकि मशीनरी खराब हो चुकी है, सब स्टैंडर्ड मशीनरी। खेदर के प्लांट की बात करते हैं साहब, खेदर का प्लांट चालू कंडीशन में है। क्या वजह है कि उसके प्लांट जो है 2.5 इंच साइड में खिसक गए? क्या कारण हुआ? क्योंकि आपने केवल घोटाले किए। और अगर आपने पावर प्लांट लगाए थे तो आपने प्राइवेट कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट क्यों किए थे? क्यों आपने कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हुए ये शर्तें डाली कि अगर हरियाणा सरकार बिजली ना भी खरीदे तब भी एक निश्चित पैसा कंपनियों को देगी? 2500 करोड़ रुपए सालाना जाता था हरियाणा सरकार का केवल बिना बिजली खरीदे कंपनियों की जेब में, क्योंकि कमीशन खोरी चलती थी। ये सच्चाई है इनकी। लगातार हरियाणा प्रदेश और देश को खोखला कर दिया इन लोगों ने, लूट खाया पूरे देश को और प्रदेश को, और सारे देश की जनता जानती है। और सबसे बड़ी घबराहट, जिनको घबराहट ये बार बार कह रहे थे साहब हमें घबराहट होती है देख के, वो इसलिए होती है क्योंकि देश की जनता ने पहचानना छोड़ दिया। देश की जनता इनकी सच्चाई समझ गई। इस वजह से लगातार 2 चुनाव हो गए शमशेर, आप देख रहे हैं केंद्र के अंदर क्या स्थिति कर दी है जनता ने इन लोगों की। और अगले चुनाव में इसे बदतर होगी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी देश के खिलाफ, मैं खिलाफ शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके बयानों को इमरान खान यूएनओ में यूज करते हैं। खिलाफ शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों से वो वर्चुअल इंटरव्यू करते हैं वो लोग देश के प्रति कमेंट करते हैं। वो लोग हैं जो आर्टिकल लिखते हैं अखबारों में और भारत सरकार चाइना को प्रेफर करके। तो
ऐसे लोगों से अगर राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता सब देख रही है, आने वाले चुनाव में इससे बदतर स्थिति करने वाली है। लेकिन अत्रे साहब, एक सवाल सीमा गिल जी ने आपसे पूछा था शुरू में ही कि वन वे कम्युनिकेशन होता, मानते हैं कि उनकी तरफ से जवाब आते हैं, लेकिन आप भी समझते हैं कि एक ही बार में 2000, 4000, 5000 किसी ने जवाब लिख के दे दिए, तो उन जवाबों में से कितने लोगों के जवाब हम दे पाते हैं? ये हम भी जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक तरफा संवाद किया और दूसरी तरफ से जवाब आते हैं, कमेंट आते हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री करें, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के जो है अध्यक्ष बीजेपी के वो करें या फिर कृषि मंत्री करें, लेकिन जब वो जवाब आते हैं, उन जवाबों को कितनी तवज्जो दी जाती है हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहुत, एक रैली में 400-500 लोग खड़े हैं, सीधे होकर अपने को सवाल करना चाहते हैं, हाथ उठाकर पूछना चाहते हैं, सीधा पूछ लेते नेता से। और हमारे देश में ऐसी जनता बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ ऐसे हमारी महिलाएं भी हैं जो बात करना चाहती हैं अपने नेताओं से, अपने प्रतिनिधियों से, चाहे वो ब्लॉक का अध्यक्ष हो, वो चाहे गांव का अध्यक्ष हो, लेकिन सीधे तौर पर वो बात नहीं कर पाती हैं। तो ये जो तरीका है, इसको अभी चल ठीक है, शुरुआत हुई है, लेकिन इतना बेहतर नहीं माना जा सकता जितना आमतौर पर होना चाहिए। देखिए, वो तो बात शमशेर स्पष्ट है। जो मैन टू मैन कांटेक्ट होता है, जब आप आमने सामने बात करते हो, उसमें कन्विंसिंग पावर जो है ज्यादा होती है। लेकिन आज की परिस्थितियों के हिसाब से जो काम आप नहीं कर सकते और आपको नहीं करना चाहिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन रखनी चाहिए। तो उस परिस्थिति में अगर आप अपने कार्यकर्ता के साथ, अपनी जनता के साथ संवाद करने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए, जिससे कि इस तरह की महामारी से भी बचा जा सके और आपकी बात जनता तक पहुंचे और जनता के कमेंट आप तक आ जाए, वो उससे बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं। यानी इस पर कुछ काम हो रहा है अभी, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को कि 6 गज की 2 गज की दूरी बना करके सीधे लोगों से संवाद किया जाए, ऐसा चल रहा है क्या? कार्यकर्ताओं को आपने किया तैयार की क्या होना चाहिए और उनकी समस्याएं क्या हैं, आम आदमी की समस्याएं क्या, ताकि सरकार तक वो चीजें पहुंचे? देखिए, जैसे आज वर्चुअल रैली हुई, वर्चुअल रैली को आऊंगा मुकुंद साहब आपके पास। लोगों ने 1 लाख लोगों ने हरियाणा प्रदेश में इस वर्चुअल रैली को अपने अपने मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, जिसके पास जो भी सुविधा उसके जरिए इससे जुड़े और उन्होंने नेताओं के जो भाषण है सुने, उनके विचार सुने। और वो उन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कमेंट या कोई अपना मत देना चाहते हैं तो वहां पे वो लिख सकते हैं, आप भी बेहतर जानते हैं, ये इस तरह का ऑप्शन होता है। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज की परिस्थितियों में आप मैन टू मैन कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कोविड हमेशा रहने वाला नहीं है। ये कोविड देश से भागेगा, उसके बाद बहुत समय पड़ा है, मैन टू मैन बात भी करेंगे। अभी नहीं कह सकते कि जाएगा। मुकुंद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वक्त बहुत कम है, जल्दी से आप बोलिए, मुझे कार्यक्रम को वाइंड अप की तरफ लेके जाना। मुकुंद साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक प्रवक्ता के तौर पर, बीजेपी का प्रवक्ता ये कहता है कि इसमें धांधली हुई है दोनों पावर प्लांटों में, तो पिछले 6 साल से जांच क्यों नहीं करा लेते? झूठ बोलना इनकी फितरत है, जांच कराएं। जब प्रवक्ता समझ नहीं आती, 10 साल में आपने सरकार के अंदर, असेंबली के अंदर मता पास करके शर्तें बदल दी, क्या समझा रहे हो? क्या समझा रहे हो? महत्वपूर्ण बात ये कहता है, ये जो जनसंवाद की बात करते हैं, ये जनसंवाद सरपंचों से करें, एमसीओ से करें, जनता से करें, अच्छा दिखता है। ये केवल जो पिछले 6 साल में अनैतिक धन कमाया हुआ है इन लोगों ने, एक राजमहल खड़ा कर दिया दिल्ली में। चले, इन बातों पर मुकुंद साहब फिर आगे चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए, आपने जो सवाल, जो जवाब दिया था अत्रे जी का, अत्रे जी ने जवाब दिया था, उनको लेकर आपने अपनी तरफ से बात रख दी। सीमा गिल जी, निष्कर्ष पे चलना चाहते हैं। आपने कहा कि एक नया तरीका है, आने वाले दिनों में इसको लेकर के और ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन जो हिंदुस्तान की परंपरा है, जब तक नेता को प्रत्यक्ष तौर पर कोई बात ना कर ले, उसको ना सुन ले, तब तक उसके लिए नेता से संवाद करना बेईमानी होता है, या उसको लगता नहीं कि हमने किसी से बातचीत कर ली है। और इन दोनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद आपको क्या लगा? देखिए शमशेर, इससे मिली जुली प्रतिक्रिया जनता की तरफ से आएगी और हम लोग उस चीज को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उसको इतना भावनात्मक लगाव नहीं चाहिए जितना हमारे एज के लोगों को या हमसे पहले वाली जो जनरेशन है उनके साथ होता था। अभी आप देखेंगे जो यंग माइंड है वो ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं करता पॉलिटिकली पार्टीज के साथ में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट दूसरे हैं। पार्टियां उस तरीके से उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हैं यंग माइंड को, वो सिर्फ उनको नंबर्स में देख रही हैं। लेकिन यंग माइंड को जब तक आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब तक आपके लिए चैलेंज है। आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो जो भावनात्मक लगाव जो आप पहले होता था पार्टी और जनता के बीच में, वो अब हो सकता है अगले 10 सालों में आप उस चीज को मिस करें। तो इस पे ये अपने आप में नया चैलेंज है पार्टियों के लिए और इस पर काम करना पड़ेगा। अगर ये वर्चुअल वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में उस तरह की टेक्नोलॉजी, उस तरह का कम्युनिकेशन
स्थापित करें जनता के साथ में, ताकि जो हमारा यंग माइंड है आगे वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सके। भले वो वर्चुअल हो लेकिन वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो। आप वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप उनको ये भरोसा नहीं दिलाएंगे कि हम आपकी आइडियोलॉजी को साथ में लेके चल रहे हैं, आप हमारे लिए प्रायोरिटी पे हैं और हमारी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि देश का जो जन है वो उसकी भागीदारी इस प्रक्रिया में पूरी हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। जब तक वो आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, वो भरोसा देश की जनता को नहीं दिलाएंगे, तब तक ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। बट हाँ, डेफिनेटली ये मैं देख रही हूँ कि आने वाले भविष्य में वर्चुअल वर्ल्ड जुड़ चुका है भारतीय राजनीति में। शुक्रिया सीमा गिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अत्रे साहब आपका भी, मुकुंद साहब आपका भी बहुत बहुत आभार इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा वर्चुअल रैली को लेकर हुई थी। बीजेपी ने जनसंवाद स्थापित करने का प्रयास किया। हरियाणा की बात हम कर रहे हैं आज के दिन, और उन्होंने जो उपलब्धियां रही बीजेपी की वो गिनाने का प्रयास किया, क्या हमने कामकाज किया, और जनसंवाद का एक नया तरीका, जैसे सीमा गिल जी ने समझाया कि एक नया एक जरिया निकला है और आने वाले दिनों में कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इसका विकास भी होने वाला है। लेकिन जो यूथ है उसी के पास चाहे मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, वो होता है, और ऐसे में उसकी भावनाओं को कितना पार्टियां समझ पाती हैं। अगर जब तक उनकी भावनाओं को नहीं समझा गया तो तब तक ये एक तरफा संवाद होगा। अगर दो तरफा संवाद करना है तो उनके माइंड को समझना जरूरी है, वो राजनीति से चाहता क्या है। वो रोजगार चाहता है, वो अपने मन की बात बताना चाहता है, वो समाज में ईमानदारी चाहता है, देश में ईमानदारी चाहता है, और ऐसा सिस्टम चाहता है कि देश का जो एक यूथ है उसको रोजगार के साथ साथ एक मान सम्मान मिले और उसको दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। और ये तभी संभव हो सकता है जब दो तरफा संवाद होगा। शुरुआत ऐसी हुआ करती है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके लिए अगर बेहतरी से काम नहीं किया गया तो वर्चुअल रैली के मायने खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो लगातार जनता से संवाद किया है, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं और हम लोगों से मिल रहे हैं। वो ये भी चाहती है कि बीजेपी को अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि लोगों से डायरेक्ट मिला जाए, क्योंकि इस वक्त परिस्थितियां ऐसी नहीं। कोविड-19 का दौर जब खत्म होगा तब लोगों से संवाद डायरेक्ट भी स्थापित होगा, तब तक इस प्रकार के कार्यक्रम करके जनता से संवाद करना जरूरी है। लेकिन ऐसा संवाद एक तरफा न होकर दो तरफा होना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर